like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. जर्मनी की तरह ही इटली का भी राजनीतिक एक लंबा इतिहास रहा है. Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg empire. इटली अलग-अलग भागों में बटा हुआ था, लेकिन वो सभी जो हैं वो हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा थे. During the middle of 19th century, Italy was divided into 7 states. 19वीं शताब्दी में इटली 7 अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, 7 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था. Of which only one, जिनमें से केवल एक हिस्सा जो था, जिसका नाम सर्डिनिया पिडमंट है, was ruled by an Italian princely house. वहां पर इटली के वास्तविक राजाओं का शासन था और जो बाकी 6 हिस्से थे वो अलग-अलग लोगों के कंट्रोल में थे, अलग-अलग राजाओं के कंट्रोल में थे. The north was under Austrian Habsburg. उत्तरी हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास था. Central was ruled by the Pope. जो सेंट्रल पार्ट था वो पॉप के पास और जो साउथर्न रीजन थे were under the domination of the Bourbon kings of Spain. जो दक्षिणी भाग थे वो सारे के सारे स्पेन के बर्बन राजाओं के कंट्रोल में थे. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. यहाँ तक कि इटली के अंदर इटालियन भाषा भी समान रूप से नहीं थी, अलग-अलग जगह पर उसमें वेरिएशन थे, उसमें लोकल वेरिएशंस के अलावा रीजनल वेरिएशन थे, यानी कि विभिन्नताएं थी. हरियाणवी भाषा है, हमारे यहाँ पर अलग तरीके से बोली जाती है, मेवात साइड में अलग तरीके से बोली जाती है, कैथल से की तरफ जाएंगे तो अलग तरीके से बोली जाती है. एक ही जगह है, एक ही स्टेट है, लेकिन वेरिएशंस हैं. ऐसे ही वहां पर इटालियन लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस थे, यानी कि एक ही जैसी भाषा नहीं बोली जाती थी. During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. Giuseppe Mazzini के ऊपर क्वेश्चन आता है हमारा, write down the role of Giuseppe Mazzini in the unification of Italy. During 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program. Giuseppe Mazzini ने इटली को यूनिफाइड करने के लिए एक योजना बनाई. He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. उसने अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यंग इटली के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया. क्यों सीक्रेट सोसाइटी? क्योंकि अगर राजा को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, इनके मेंबर्स को मरवा देंगे. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. 1831 का रिवोल्ट और 1848 का जो रिवोल्ट था वो फेल हो चुका था. इसका मतलब था कि अगर सर्दिनिया पिडमेंट शासन हासिल करना चाहता है, पूरी इटली के ऊपर शासन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे युद्ध करना पड़ेगा. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. विद्वान लोग थे, उनके नजरिए से अगर इटली इकट्ठा हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा शासन पोप से या ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो है या स्पेन के शासकों से अलग होकर पूरा इटली एक ही हो जाता है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा. अभी पूरा इटली जो टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई हिस्सा ऐसा होगा जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, कोई हिस्सा ऐसा जहाँ नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा है, कोई पार्ट ऐसा है जहाँ पर कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं. अगर वो सारे मिल जाएंगे तो नो डाउट देश का प्रोग्रेस ज्यादा अच्छे से होगा. तो जो विद्वान लोग थे, जो एलाइट्स थे, वो ये मानते थे कि पूरे इटली को इकट्ठा किया जाएगा तो इटली का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. जो मेन या मुख्यमंत्री थे कैवर, who led the movement, जिन्होंने कि इटली को यूनिफाई करने के लिए आंदोलन चलाया था, वो ना तो कोई विद्रोह या क्रांतिकारी थे और ना ही वो कोई डेमोक्रेट थे. Like many other wealthy and educated members of the Italian
alike, he spoke French much better than he did Italian. दूसरे संपन्न और शिक्षित सदस्यों की तरह वो फ्रेंच भाषा ज्यादा अच्छी बोलते थे बजाय कि इटालियन के। इटालियन लैंग्वेज उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं आती थी जितनी की फ्रेंच। Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. कैवर ने क्या किया, क्योंकि वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलते थे, तो फ्रांस के राजा से उसने बात की, उनके मंत्रिमंडल से बात की और राजा को, फ्रांस के शासक को तैयार किया कि ऑस्ट्रियन राजाओं को, ऑस्ट्रिया के जो सेना है उसको वो हरा दे। सो कैवर ने फ्रांस की आर्मी की हेल्प से ऑस्ट्रियन आर्मी को हरा दिया और जो हिस्सा इटली का उनके कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, उसको उससे आजादी दिलवा दी। क्लियर है? Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. In 1816, they marched into South Italy and Kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. ऐसे ही एक और व्यक्ति जिनका नाम गिस्पी गैरीबाल्डी था, उन्होंने अपनी एक सेना का गठन किया वॉलंटियर्स की हेल्प से। वो सभी लोग जो इटली को इकट्ठा करना चाहते थे, उन सब ने मिलकर एक सेना बनाई और उस सेना के लीडर थे गिस्पी गैरीबाल्डी। उन्होंने दक्षिण इटली की तरफ मार्च किया और वहां पर लोकल लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। किंग्स ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सेड, और वहां पर उन्हें जीत हासिल हुई क्योंकि जो लोकल पीजेंट्स थे उन्होंने भी गिस्पी गैरीबाल्डी का साथ दिया इस युद्ध को जीतने में। अल्टीमेटली गिस्पी गैरीबाल्डी की जीत हुई। इन 1861, यानी कि वो हिस्सा जो कि कंट्रोल में था, या साउदर्न पार्ट इटली का जो किसी और के कंट्रोल में था, गिस्पी गैरीबाल्डी ने उसको स्वतंत्र करवाया। कैवर ने ऑस्ट्रिया से आजादी दिलवाई और गिस्पी गैरीबाल्डी ने जो साउदर्न पार्ट था इटली का उसको आजाद करवाया और अब इटली का स्वरूप जो है वो चेंज होने लगा, मैप बदलने लगा। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. 1861 में विक्टर एम्बल II को इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. Victor Emmanuel now became the ruler, और बहुत सारे लोकल पीजेंट्स जिन्होंने गैरीबाल्डी का साथ दिया था, उन्हें इटालियन बोलनी भी नहीं आती थी और उनके लिए इटालिया का मतलब था वाइफ ऑफ विक्टर एम्बल। They even don't know कि हमारी लैंग्वेज जो मदर टंग है वो इटालियन है, ओरिजिनली जो हम बोल रहे हैं वो उसका विपरीत रूप है। लेकिन ये उनको रियलाइज कराया गया कि we belongs to the same nation, हमारी भाषा की में वेरिएशंस आ गई हैं, still we belong to same country, क्योंकि हमारा राजा एक है। Interesting. The strange case of Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued in Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. Always remember, जो 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे सेम टू सेम एनसीईआरटी में से आते हैं। आपके लगभग 6 क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। 1 जो होगा वो मैप में होगा 5 मार्क्स का, पहले 6 का आता था, इस बार 5 मार्क्स का मैप है। और जो बाकी 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से एक आपका हिस्ट्री का होगा, एक ज्योग्राफी का होगा, बाकी 3 क्वेश्चंस आपके इको सीरीज के होंगे, वो स्ट्रेट एनसीईआरटी में से होंगे। इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को जरूर फोकस कीजिएगा, जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो बेस्ट वे है कि हम चैप्टर को थॉरोली पढ़ लें ताकि कहीं से कुछ भी आए तो हमें अटेम्प्ट करने में मुश्किल ना आए। लेकिन अगर हमें रट्टा ही मारना है तो एनसीईआरटी जरूर करें, क्योंकि 40% पेपर ऐसा होता है जो एवरेज बच्चों को पास करवाने के लिए होता है। वो बच्चे जो नहीं हिस्ट्री समझ सकते, जिन्होंने सिर्फ कहानी पढ़ी सुना और इन चीजों को ही याद कर लिया, 1 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री, क्योंकि हर पैसेज के अंदर कोई ना कोई 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा बन ही जाता है। तो अगर आप सिर्फ
सुन के भी पेपर अटेम्प्ट करें और 20 नंबर ले लें। 20 आपको स्कूल से मिलेंगे और 20 आपको बुक से मिलेंगे। 40 नंबर हो गए। पास होने के लिए 33 चाहिए, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी तो अच्छे से कर ही सकते हो। एक बिलो एवरेज बच्चा भी जो कम से कम पढ़ता है वो 60 से ऊपर मार्क्स ले सकता है। 16 मार्क्स केस स्टडी में से, 20 मार्क्स की हिस्ट्री, 36, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे। कितने हो गए? 56। 5 मार्क्स का मैथ, कितने हो गए? 61। और एक इको का चैप्टर या 10 नंबर की इको अच्छे से कर लो। 4 चैप्टर इकोनॉमिक्स के, 4 में से 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, 10 नंबर हो गए, 66 मार्क्स। इतने तो बहुत है। क्यों यशराज गांव में रुका पाठ से भंडारा लगाएगा यशराज का भंडारा क्या दिया के सब्जी के साथ? Quiet बेटा। Yes, now we will read about the case study of Britain. इसमें से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और जो जर्मनी और इटली का हमने पढ़ा है उसमें यूनिफिकेशन पूछा जाता है। या तो यूनिफिकेशन प्रोसेस क्या था 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स के अंदर, या फिर गैरीबाल्डी और जिस्पी मैजनी का रोल पूछा जा सकता है, ठीक है। It was not the result of sudden upheaval or revolution. ब्रिटेन में जो हुआ वो एकदम से नहीं हुआ। कैसे ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, ये हम पढ़ेंगे। It was the result of a long drawn out process. एक लंबी प्रक्रिया चली थी, तब ब्रिटेन का जो अभी स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है। There was no Britain nation prior to the 18th century. 18th century तक तो ब्रिटेन नाम का या ब्रिटेन ऐसा था ही। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish. उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग थे वो ब्रिटिश आइजल्स थे, यानी कि एथनिक ग्रुप से कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। स्कॉटलैंड के रहने वाले, पोलैंड के रहने वाले, आयरलैंड के रहने वाले और ब्रिटेन के रहने वाले। All of these ethnic groups had their own culture and political traditions. इन सभी ethnic groups का अपना अलग-अलग कल्चर था और राजनीतिक ट्रेडिशंस भी जो है वो अलग-अलग थे। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. जैसे जैसे ब्रिटेन पावरफुल होता जा रहा था, बाकी कंट्रीज जो थे आसपास के उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया सबसे पावरफुल है। उसकी वजह से जो नेपाल है या भूटान है या म्यांमार है वो देश जो छोटे हैं वो हमें फेवर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उनकी हेल्प करेंगे। आपको पता होगा शायद कि इंडिया ने 46 देशों को कोरोना वैक्सीन डोज दी है। और जिनमें से 22 देश तो ऐसे हैं, 21 देश जिनमें से अब तक पहुंच भी चुकी है एक डोज, और कईयों को तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, बिल्कुल भी उससे उनसे पैसा नहीं लिया गया। उनमें से एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है, क्योंकि यूएनओ ने डिमांड की कि इंडिया ने वैक्सीन बना ली है, इसलिए ये उसका फर्ज बनता है बीइंग अ कम्युनिटी ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी मेंबर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी कि वो डोनेट करे। तो हमें तो डोनेशन की वैसे भी आदत है और हमने दान किया, और मांगने वालों में सबसे ऊपर नाम पाकिस्तान का है। इवन कि जब पाकिस्तान में ये पूछा गया लोगों से कि आप चाइनीज वैक्सीन को प्रेफर करेंगे या इंडियन वैक्सीन को, तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, हम इंडियन वैक्सीन को प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारी फिजिकल फीचर्स इंडिया से मिलती है। चाइना वाले जो है उनकी तो आखिरी अजीब अजीब सी है, वो क्या पता क्या पानी भर के देंगे, हमारे ऊपर इफेक्ट करे ना करे, उनका कोई भरोसा थोड़ी है, वो तो झूठे हैं। वो हो सकता है वैक्सीन में ही वायरस डाल के दे दें, हम सबको फिर से कोरोना हो जाए, जिनको नहीं हुआ उनको भी हो जाएगा। इसलिए हम इंडिया के ऊपर फेवर वो करेंगे, फेथ करेंगे और इंडियन वैक्सीन को प्रेफर करेंगे, ना कि चाइनीज वैक्सीन को। यस, जैसे जैसे ब्रिटेन पावरफुल होता जा रहा था वैसे वैसा उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब एक अमीर आदमी होता है तो दूसरे जो लोग हैं वो उससे दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई एक बिजनेसमैन है हमारी कम्युनिटी के अंदर या हमारे आस पड़ोस में, तो लोग चाहेंगे कि उसके साथ व्यवहार अच्छा बना रहे, क्योंकि कभी ना कभी वो काम
आएगा। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. The English Parliament, which had seized power from monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England as its center came to be formed. इंग्लैंड के अंदर पहले मोनार्शियल रूल था, वहां पर क्वीन का सिस्टम था, महारानी जो है वो शासन करती थी। लेकिन 1688 में वहां पर चेंजेस आने लगे और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया गया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Britain 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अंदर, माफ कर लीजिए, व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? उसके अनुसार स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो मिल गए हैं और अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही पार्ट है। नाउ द न्यू नेम ऑफ ब्रिटेन इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब ये जो कानून पास हो गया है उसके अनुसार स्कॉटलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड का ही अधिकार होगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English members। अब पार्लियामेंट में मेंबर कौन है? जो ब्रिटिश लोग हैं। The growth of a British identity means the Scotland's distinctive culture and political institution were systematically suppressed। अब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो इसका मतलब जो स्कॉटलैंड का कल्चर है वो धीरे धीरे क्या होगा? दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। वो कैथोलिक क्लैंस यानी कि चर्च में कैथोलिक्स को बिलीव करने वाले वो लोग जब भी उन्हें ये रियलाइज होता कि ऐसे तो हमारा कल्चर खत्म होगा तो वो विरोध प्रदर्शन करते और उनके विरोध को लगातार दबाया जा रहा था। क्योंकि ब्रिटेन की पॉलिसी थी कि स्कॉटलैंड के जो लोग हैं धीरे धीरे, जैसे रशिया ने सोचा कि रशिया के अंदर रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो धीरे धीरे वो लोग भी क्या जाएंगे? रशियन हो जाएंगे। ऐसे ही ब्रिटेन के ने ये पॉलिसी बनाई कि स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन का ही पार्ट है तो वो कल्चर जो स्कॉटलैंड का है वो वहां नहीं रहेगा, जो ड्रेसिंग सेंस है वो वही रहेगी, जो ब्रिटेन की है लैंग्वेज भी वही हो जाएगी और जो भी ट्रेडिशन ब्रिटेन के हैं वही स्कॉटिश लोग भी फॉलो करेंगे। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। जब भी कैथोलिक्स अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते थे उनके संघर्ष को दबा दिया जाता था। The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland। स्कॉटलैंड के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो गैलिक लैंग्वेज थी। वो लोग जो अपनी स्कॉटिश नेशनल ड्रेस को पहनते थे या गैलिक लैंग्वेज को बोलते थे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और इस तरह से बहुत सारे लोगों को स्कॉटलैंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आयरलैंड suffered a similar fate। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। It was a country deeply divided between Catholics and Protestants। जैसे कि हिंदू धर्म में दो शाखाएं होती हैं, हिंदुइज्म और वैष्णविज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म, यानी कि शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले। और बौद्ध धर्म में भी दो ट्रेंड्स होते हैं, हीन यान महायान। जैन धर्म में भी श्वेतंबर और दिगंबर। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर भी दो स्ट्रीम्स हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, दो तरह के ईसाई होते हैं। तो आयरलैंड के अंदर कैथोलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट्स भी थे। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country। अब ब्रिटेन ने पॉलिसी अपनाई कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको फेवर करो, उनकी हेल्प करो, उनको पैसा दो और उनको उनके बिजनेस को बढ़ाओ। धीरे धीरे क्या होगा? वो आपके फेवर में आ जाएंगे और वो कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेशन दिखाएंगे अपनी और डोमिनेट हो जाएंगे कैथोलिक्स के ऊपर। तो आपस में दोनों भाई क्या होंगे? लड़ना शुरू होंगे। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट को आप अपने कंट्रोल में ले लो, प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक्स को डोमिनेट करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से आयरलैंड भी फिर किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के।
led by Wolfe and his United Irish Band, Ireland was possibly incorporated into the United Kingdom in 1804. वॉल्ट ने एक रिवोल्ट किया 1798 में, जो आयरलैंड से बिलोंग करते थे, लेकिन वो रिवोल्ट फेल हो गया। Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom और 1801 में आयरलैंड को भी ब्रिटेन के साथ मिला लिया गया। A new British nation was forced through a propagation of dominant English culture. ब्रिटिश ने ये अपने डोमिनेशन नीति की वजह से, नीति के कारण स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे छोटे देशों को अपने साथ मिला लिया और अब उनकी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो रही है। The symbol of the New Britain, the British flag, the national anthem, the English language were actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. नया जो ब्रिटेन था, या नए सिंबल्स पर नए जो ब्रिटेन के, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग जिसमें यूनियन जैक और नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज, उसको प्रमोट किया जाने लगा और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो पुराना कल्चर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस तरह से ब्रिटेन जो है वो नए फॉर्म में आ गया। अब ब्रिटेन खाली ब्रिटेन नहीं था, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया with the adjoining of Scotland and Ireland. Clear?